सिर्फ 2 महीने बचे हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, और अगर तुम अभी भी सिलेबस कैसे खत्म करने वाली वीडियोस देख रहे हो तो सीरियसली कह रहा हूं भाई साहब, भूल जाओ 95% को। देखो मुझे पता है कि तुमने पूरा साल लगा दिया और अभी तक तुमसे सिलेबस नहीं हुआ है, मैं तुम्हें गिल्ट फील नहीं करवा रहा हूं, बट एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, मुझे पता है इस समय में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। स्कूल, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, प्री बोर्ड्स, इन सब के बीच सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रेशर। आज मैं तुम्हें एक क्लियर 30 डेज एक बढ़िया वाली टेस्टेड स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसमें तुम्हें अपना एंटायर सिलेबस जो है भाई साहब एक प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट कर सकते हो, ताकि 30 दिन में सिलेबस हो जाए, थ्योरी हो जाए, और अगले 30 दिन में तुम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना होगा, और कुछ सच्चाई है अपने बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं भाई साहब, एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी इस टाइम पे क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे लिए इस टाइम पे 100% सिलेबस को कवर कर पाना मुश्किल है। तो अब गोल ये नहीं है कि भाई हर लाइन आप लोगों को याद हो जाए, अब गोल ये रखना है कि मैक्सिमम मार्क्स करने वाले जो टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स करने वाले जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे कंप्लीट हो जाए, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। बेटा जी, आपको करना क्या है, डेट शीट उठाओ और हर सब्जेक्ट के एग्जाम डेट लिखो, एंड उसके रिवर्स में प्लान बनाओ, मतलब रिवर्स वापस से उल्टे तरीके से आपको प्लान बनाना है। जैसे कि लास्ट के 10 दिन रिवीजन में, ठीक है, और फर्स्ट 30 डेज जो आप लोगों के हैं वो आपके सिलेबस कंप्लीट करने में, मतलब 40 डेज का एक बढ़िया वाला प्लान आप लोगों को बना लेना है। ओके, दूसरी बात, स्टेप 2 अगर हम बात करें तो प्रायोरिटाइज बाय वेटेज नॉट सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैं तो लाइन में जो है सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा। सुनो भाई, सिलेबस चैप्टर वाइज मत पढ़ो, सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है उसको उठाओ, वेटेज देखो, और उसके हिसाब से आप जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से अपना सिलेबस कवर करो। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं तो सीधा आपको 19 नंबर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है वो सिलेबस, और वहां से न्यूमेरिकल जो बनता है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बनता है, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, और इस तरीके से बायो में जो भी चैप्टर बनता होगा, है ना, और जेनेटिक्स है जैसे, और मैथ्स में जैसे कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है। तो भाई आपको ऐसे वेटेज से देख लेना है कि कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं, और उनको मैं पहले निपटा दूं, ना कि सीक्वेंस कि मैं तो 1 से चल रहा हूं और लास्ट तक ऐसे चलता रहूंगा। यही चैप्टर हाई रिटर्न देते हैं, जो हाई वेटेज वाले होते हैं ना वही आपको रिटर्न देंगे ना हाई वाला। जो लो वेटेज वाले चैप्टर उनको बाद में कर लेंगे अगर टाइम बच जाता है। हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल ये है कि एफर्ट्स सेम रखें, मार्क्स ज्यादा मिले, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क जरूर करना है, बट एक स्मार्ट वे में करना है बेटा जी। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो रहेगा स्ट्रीम वाइज ब्रेकडाउन पे। स्ट्रीम वाइज नहीं, मैं इसको बोलूंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज जो है ब्रेकडाउन कर लेना है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो इसमें क्या करना है, 1 शॉट वीडियो से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हर डेरिवेशन का क्या करो भाई, एक पेज के अंदर सारी डेरिवेशन लिखो, छोटी छोटी, मतलब एक ही पेज पे रहे, और आपको लगे कि हाँ जितनी भी डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर वो सिर्फ एक पेज में आ गई है। स्मॉल लिख लो, छोटा लिख लो, बस अच्छे से लिख लेना उसको, साफ। साथ में फॉर्मूला शीट अपनी रेडी रखो भाई सब। नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, उसमें पड़ी है, मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और डेली 20 न्यूमेरिकल लगा लो बेटा जी, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसकी फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, है ना, और उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ऐसे ही ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो मैकेनिज्म होते हैं, नेम रिएक्शंस होती है, रिएजेंट्स होते हैं, भाई उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, ओके। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रट लेना भाई सब उसके लिए, और हाईलाइट कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर मैं बायो की बात करूं तो 90% जो पेपर होता है वो आपका एनसीईआरटी से आ रहा होता है। तो डेली 2 चैप्टर निपटाओ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, और आप अच्छे से फिर रिवाइज कर पाओगे बेटा जी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अगर आप लोगों ने देखा कि थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करनी होती है। तो यही सीक्वेंस, मतलब यही रूल आपको अपनाना है, प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी उसमें कम है। तो थ्योरी सिर्फ एक बार देखनी है, फॉर्मूला एक बार देखने है, उसके बाद क्या करना है, एक चैप्टर जो पढ़ा है उसकी थ्योरी आपने देख ही ली है, उसके न्यूमेरिकल आपने देख लिया, अब उसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो लगाओ, अच्छी बुक से लगाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर कर लेना, कम से कम 20 एमसीक्यू या जितने भी एमसीक्यू हैं उसके अंदर वो लगा देना बेटा जी, ठीक है। इसके साथ ही अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर, 3 फेज स्ट्रेटजी। इसमें आप लोगों को क्या करना है
कि आपका जो टाइम है ना उसको डिवाइड करना है। जैसे हमने 40 दिन डिसाइड करे थे, तो पहले 10 दिन में क्या करो, इसमें आप सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो। जो जो चैप्टर हो गए हैं उनको सिर्फ रिवाइज करो, ठीक है, और जो पेंडिंग है उन्हें फटाफट वन शॉट्स के थ्रू कवर कर लो भाई साहब, क्योंकि हमारा एम है कि इन 10 दिन में हम अपना जो 50% सिलेबस है वो डन कर दे। और फिर इसके बाद आएगा आपका फेज 2। फेज 2 मतलब 11 से 20 आप ये बोल सकते हो। पहले 1 से 10 हमने बात कर ली, फिर 11 से 20। इसमें क्या करना है, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। मतलब जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनके PYQ लगाओ, उनके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि अब अगर हमें रिवाइज भी करना है ना भाई साहब, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही करना है। एंड PYQ जो है भाई वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है अगर आपको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइम पे हमारा 90% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए इन 20 दिन के अंदर। फिर आएगा आपका फेज 3। फेज 3 में 21 से 30। तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, एक्टिव रिकॉल और मिनी टेस्ट करने हैं। मतलब हर तीसरे दिन, एवरी 3 डेज आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट और या फिर एक सेक्शन वाइज पेपर लगाओ, और अपनी जो भी मिस्टेक्स हो रही है भाई उनको एनालाइज करो, उनको एक नोटबुक में लिखो और उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, कि ताकि वो बोर्ड एग्जाम में, फाइनल पेपर में वो मिस्टेक्स आपसे ना हो बेटा जी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ सिलेबस कवरेज करने के लिए। स्टेप नंबर आता है 5th आप लोगों का। इसमें आप लोगों को मैनेज स्कूल प्लस ट्यूशन प्लस सेल्फ स्टडी। ओके, मतलब बहुत सारे बच्चे तो यार इसी में फंस के रह जाते हैं, और मेन प्रॉब्लम भी यही है, रियल प्रॉब्लम यही है, जहां मोस्टली स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इसी चीज में स्टक रह जाते हैं। स्कूल, कोचिंग, इन सब के बीच आप लोगों को फिर क्या होता है, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल सेल्फ स्टडी जीरो हो जाती है। तो इसका तो मैं एक ही सोल्यूशन बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हारा अटेंडेंस ठीक ठाक है, अच्छा है, तो तुम लोग स्कूल मत जाओ। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डे हो, कुछ इंपॉर्टेंट होना हो स्कूल में तुम्हारे लिए बोर्ड की तरफ से, तो उस दिन जाओ, और बाकी समय अपना जितना भी हो सके घर पे सेल्फ स्टडी करो बेटा जी, ठीक है। और अगर किसी दिन स्कूल जाना भी पड़ता है तो अपना मैक्सिमम टाइम, जो स्कूल में जा रहे हो तो आपको ये तो पता ही है स्कूल में जाके उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं भी होगी, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो बात करने में, अपने दोस्त से भाई बातें गपशप मारने में, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। और वीकेंड पे अपना बैकलॉग क्लियर करो, जैसे भी आपको सही लगे, या रिवीजन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट लगाओ बेटा जी, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 मैं आप लोगों को बता दूं तो यूज टूल्स। अब देखिए मैंने पहले बोला कि भाई हमें हार्डवर्क जरूर करना, बट एक स्मार्ट वे में करना है। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स जो हैं वो अपने दिमाग में रखने और उनको यूज करना है। एक तो आपको क्या करना भी, एक A4 साइज की शीट लेनी है, प्लेन शीट, और उसमें एक ट्रैकर बनाना है जिसमें लिखना है कि ये टॉपिक्स डन हो गए हैं, पेंडिंग है, रिवीजन है, ऐसे सेक्शन बना लो। इसके अलावा और भी सेक्शन आप डाल सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करें या नहीं, NCERT लाइन बाय लाइन कर लिए या नहीं कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए या नहीं, इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जो डाउट है ना भाई साहब, उसको पेंडिंग मत रखो, अपने टीचर से पूछ लो, या जो तुम्हारा फ्रेंड जो तुमसे थोड़ा सा सही हो, भाई तुम्हें पढ़ा दे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दे, तो उससे अपने डाउट्स जो वो क्लियर कर लो। एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज करो, मतलब एक टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो, और जो भी याद है उसको लिखो, या फिर अपने दिमाग में रिवाइज करते रहो। और हर 3 दिन में टेस्ट पेपर लगाओ, हर 3 दिन में टेस्ट पेपर जरूर से लगाओ बेटा, ठीक है। तुम्हें हर वीक अपनी प्रोग्रेस जो है भाई वो विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि भाई इतना मैं पहले वीक में था, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी जो मतलब सिलेबस को कवर करने की या क्वेश्चन को कवर करने की जो रेट है वो इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना एक प्रोग्रेस शीट जरूर रखना, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी पहले 10 दिन पढ़ लिए और उसके बाद तुमने अपना कुछ ट्रैक ही नहीं किया, तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा, ना ही तुम्हें मोटिवेशन आएगा, तो मोटिवेशन ड्रॉप ही होगा फिर तुम्हारा, ठीक है बेटा जी। बस लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, एक सिंपल सी बात, अभी से 30 दिन लगाकर आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। और अगले 30 दिन आप लोगों को रिवीजन करनी है, और रिवीजन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, क्लास 12th इजी नहीं है, लेकिन 95% मार्क्स उन्हीं के आते हैं जो लास्ट के 60 दिन में पैनिक नहीं करते हैं, अपना 100% देते हैं बेटा जी, ठीक है। तो ये थी एक बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सभी बातों का जो रिप्लाई है, सभी क्वेश्चन का रिप्लाई यहीं पे मैं कर दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नई वीडियो में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।